यस सर, Is दिख it रही है। visible now? यस सर। Okay. तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से जब से ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप होना शुरू किए गए अर्ली डेज से लेकर आज तक, ये जो भी चेंजेस मिले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनकी उनकी वर्किंग पैटर्न के अंदर या उनके स्टाइल के अंदर या टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा शिफ्ट हुआ, वो सारे किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए, क्यों इंट्रोड्यूस हुए, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी बातें हम लोगों ने एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करी। इतनी बातों से हमें ये समझ में आया कि it is very complex set of operations which is combined under a single name which is called as operating system। बहुत सारे तरीके के ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे तरीके की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम which is required to make the system run। अल्टीमेटली जिसकी वजह से आपका सिस्टम रन कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूजर अपने डिजायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है, चाहे वो फाइल को क्रिएट करने का हो, चाहे वो फाइल्स को मैनेज करने का हो, चाहे वो बाकी अदर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का हो, आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने का हो, या कुछ भी हो। तो किसी भी तरीके से अगर यूजर ये सारी एक्टिविटीज सिस्टम के साथ कर पा रहा है, कंप्यूटर को यूज कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से इतना फ्रीली कर पाता है, इतना इतना कन्वीनियंटली कर पा रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे ऐसा करने की परमिशन दी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंट्रोल, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है। साथ ही साथ ये यूजर को बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड करता है, बहुत अलग अलग तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसका यूजर इस्तेमाल करके कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। जहां तक कंप्यूटर से इंटरेक्शन के, यूजर की इंटरेक्शन की बात है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमें एक कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, ताकि यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके। डायरेक्टली वो तो नहीं कर सकता, फिर भी आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एक कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसका यूज करके यूजर अपने इवेंट्स को परफॉर्म कर पाता है और अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को यूज कर पाता है। तो बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीज थी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतने अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इतनी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स की तरीके से कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरीके की इवेंट्स, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली सबका ऑब्जेक्टिव एक है। ये सारे अलग अलग जरूर हैं, इंडिविजुअली जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव, इन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट कॉमन टास्क को, कॉमन जॉब को पूरा कर सके, जो कि यूजर इंटरेक्शन और बाकी सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। तो सब अलग अलग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, और सबका काम यही है कि हम कंप्यूटर के यूजर्स को या कंप्यूटर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, अपग्रेड कर सके, एरर्स को मिनिमाइज कर सके, और एक यूजर कन्वीनियंट इंटरफेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके जहां पर वेरियस कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज और आईओ इंटरेक्शंस को भी मॉनिटर, परफॉर्म किया जाए। तो ये सारी चीजें हो रही थी। इतनी सारी बातों में हमें ये बात समझ में आई कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से किया गया है। कॉम्प्लेक्स तरीके से ऐसा कि मान लीजिए आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देख रहा है, उसकी पूरी केयर कर रहा है कि ये चीज कैसे हो रही है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ऑब्जर्व करता है कि मेमोरी का मैनेजमेंट कैसा है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मैनेज करता है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस रन कर रही है। एट द सेम टाइम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये मैनेज करे कि कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक काम नहीं कर रहा, अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम एक समय पे कर रहा है। अगर इस तरीके से समझा जाए कि हर एक काम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर कर रहा है, तो ये समझ पाना या इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि अरे ये सारी चीजें इतनी इफिशिएंटली कैसे हो रही है, इसी वजह से एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया तो उसे गवर्नमेंट की तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। गवर्नमेंट की तरीके से ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये आपको शायद पहले भी बताया है कि देयर इज अ हेड ऑफ अ गवर्नमेंट which is there to manage different departments, different sections,
and these departments are performing their own responsibility individually. तो जिस तरीके से गवर्नमेंट में होता है कि अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको सुपरवाइज करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरीके से काम कर रहा है कि उसने अपने सारे के सारे फंक्शंस को अलग अलग मॉड्यूल बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि जब कभी जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो एट द टाइम वो सारी चीजें हो सके। और ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स के द्वारा परफॉर्म इस वजह से भी किए जा रहे हैं कि किसी एक की वजह से किसी दूसरे को कभी भी दिक्कत महसूस ना करनी पड़े। तो कुल मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है और बहुत ही डिटेल में उसे डिस्क्राइब भी किया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करने जा रहे हैं। बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब उन फंक्शन से भी है कि आखिर कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो उन्हीं फंक्शंस को अलग अलग कंपोनेंट्स बनाकर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोटेक्शन, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, सेकेंडरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो मेजर कंपोनेंट्स है, ये वो मेजर फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसकी मदद से हम यूजर्स सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं और एक इफिशिएंट एनवायरनमेंट के अंदर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज किया जा सकता है मल्टीपर्पज ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we need to discuss these components in detail as well. कि आखिर ये प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हो क्या रहा है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में भी देखनी है और समझनी है। तो जस्ट हैव अ लुक। जहां तक प्रोसेस मैनेजमेंट की बात है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जहां तक प्रोसेस मैनेजमेंट की बात है, again this is one of the most important responsibility of the operating system, that it has to manage all the processes which are currently executing in the operating system. तो ये प्रोसेसेस को मैनेज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्रिएट करने से एंड करने तक के बीच में जो कुछ भी प्रोसेसेस के साथ हो रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह प्रोसेस भी एक सिंगल व्यक्ति है जो प्रोसेस मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है और मेमोरी मैनेज भी कर रहा है, फाइल को ऐसे करने की बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम ने सारी वर्किंग को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए किया ये कि इंडिविजुअल मॉड्यूल्स बना दिए गए, और यही इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोलैबोरेटिव फीचर सामने आता है कि ये सब कोलैबोरेशन में अलग अलग इंडिविजुअल काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस किया जा सके बाय मिनिमाइजिंग द क्लैशेस। तो बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहां पर सारी प्रोसेसेस जो सिस्टम के अंदर परफॉर्म होती हैं उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स डिजाइन करके अपने पास रखे गए हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात तो ये भी समझने की हो जाती है कि प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है। जब हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, तभी उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें भी हमें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर एक प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, आप कभी कोई प्रोग्राम आपने बनाया, आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाइए, तो जब प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद आप उसे एक प्रोग्राम फाइल में लिखते हैं प्रोग्राम फाइल में, है ना? आप जब कभी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे किसी न किसी प्रोग्राम फाइल में लिखते हैं। Yes, sir. उस प्रोग्राम फाइल को आपने स्टोर कर दिया प्रोग्राम सिस्टम में, आपके मेमोरी पे जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। कोई दिक्कत? No, sir.
तो इस प्रोग्राम को लिखने से, इसे सेव कर देने से, परमानेंट स्टोरेज में इसे स्टोर कर देने से क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा? नो सर, सीपीयू में आएगा फिर एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट तब होगा जब हम आप इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि देखिए, प्रोग्राम एक चीज हो गई, आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसे स्टोर कर दिया, तो वो एक बात हुआ, दैट इज अ प्रोग्राम। लेकिन उसी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस, जिसे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टास्क, कोई भी जॉब जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे मेन मेमोरी पे लोड किया जाता है, तब जाकर वहां से प्रोसेसर उसे पिक करता है। तो कोई प्रोग्राम लिखना, इंस्ट्रक्शन लिखकर प्रोग्राम फाइल में उसे सेव कर देना, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोसेस। बेसिकली प्रोसेस इज व्हाट, जब कभी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे मेन मेमोरी पे लोड करते हैं, तो प्रोग्राम का वो एक्टिव पार्ट जो कि मेन मेमोरी पे अवेलेबल है और एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, उसे ही प्रोसेस कहा जाता है। आप जानते हैं, प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरा एक बार में तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, लाइन बाय लाइन, सेगमेंट बाय सेगमेंट एग्जीक्यूट करता है। आप ये भी जानते हैं, कि बड़ा प्रोग्राम जो मेन मेमोरी के अंदर लोड हो रहा है, वो आप जब स्टोर किया था आपने, तो उसे सेक्शंस के फॉर्मेट में, पेजेस के फॉर्मेट में स्टोर किया था। जब आप उसे मेन मेमोरी पे लोड करेंगे तो एक स्पेसिफिक पेज लोड होगा। तो किसी प्रोग्राम का वो हिस्सा जो मेन मेमोरी पे अवेलेबल है एग्जीक्यूशन के लिए, ऐसे किसी भी प्रोग्राम के हिस्से को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। इसी हिस्से को प्रोसेस कहा जाता है। तो प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि किसी प्रोग्राम का एक्टिव पार्ट, अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। किसी प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक पार्ट जो फिलहाल एग्जीक्यूशन में है, which is ready and available into the main memory and currently being executed by the processor, that instance is called as the process rather than the whole program. इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो प्रोग्राम और प्रोसेस दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, इसीलिए प्रोसेस मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो इतना तो समझ में आया कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म ऑफ प्रोसेस। तो अगर कोई भी चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है तो उसे मेन मेमोरी पे लोड करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेसर को हैंड ओवर किया जाएगा। तो कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जब कभी मेन मेमोरी पे लोड हो रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो एग्जीक्यूट करते समय ही जो इंस्टेंस यूज होता है उसे ही प्रोसेस कहा जाता है। एंड यू कंटेन मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम विद इन द मेन मेमोरी, दैट इज व्हाई यू कॉल इट अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. So whenever you are going to have more than one processes means ready programs, ready parts of the programs which are available into the main memory. So whenever there are multiple processes available into the main memory, so operating system is required to decide what programs, what processes, which processes to be handed over to the processor, which processes to be suspended, which process is to be loaded into the main memory, which process is completed, and all. Everything which is related to process, it is going to be managed by the operating system. Hence, it is the responsibility of operating system to manage all the processes. Therefore, process management is the most important factor, most important component of an operating system. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। Now, the operating system uses the concept of multi-threading, uses the concept of multi-programming. आप जानते हैं कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? यू आर एबल, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मीन्स यू आर एबल टू एग्जीक्यूट मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। जब आप एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर सकें और उन्हें एग्जीक्यूट करवाने की बात कर सके, तो बेसिकली उस समय आपका जो सिस्टम है, उसी सिस्टम एनवायरनमेंट को आप किस नाम से पुकारते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के नाम से उसे जाना जाता है।
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ओके, तो प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल बेसिकली ये कंपोनेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि बहुत सारे प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करता है। वो मेजर टास्क क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑफ दोज टास्क, दोज फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल। सो in case of process management, an operating system is responsible for creation and deletion of both user and system process। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरीके की प्रोसेसेस को हैंडल करने लायक होना चाहिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस का जिक्र किया जा रहा है, यूजर प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेसेस। कोई डिफरेंस बता सकता है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है यूजर प्रोसेस और सिस्टम प्रोसेस के बीच में? Any answer, please? What is the difference between user process and system process? आप लोगों में से किसी ने कभी टास्क मैनेजर ऑन किया है? टास्क मैनेजर? यस सर। यस सर। यस। अगर आप टास्क मैनेजर पे जाइए तो टास्क, आप मान लीजिए सिस्टम आपने ऑन कर लिया, सिस्टम ऑन करने के बाद आपने अपना कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कराया, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, बस सिस्टम ऑन करके सिस्टम के सामने बैठ गए। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपने कोई एप्लीकेशन एक्सेस ओपन ही नहीं किया हुआ है और सिस्टम ऑन है। अगर इस लेवल पर, इस टाइम पर आप अपने सिस्टम के टास्क मैनेजर पे जाएं और वहां पे एक टैब होता है, इसका नाम होता है प्रोसेसेस टैब। प्रोसेसेस टैब के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें देखेंगे आप कि कई सारी लिस्ट आ रही होती है ऑफ ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द मशीन। आपके सिस्टम पर उस वक्त जितनी भी प्रोसेसेस रन कर रही होंगी उसका वो लिस्ट दिखाता है, और ये दो चार नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगभग 15-20 प्रोसेसेस का लिस्ट दिखाने लगता है। तो आप कुल मिलाकर क्या पता लगा? हमने तो नहीं चलाया, यूजर ने तो नहीं एक भी एप्लीकेशन रन कराया, लेकिन उसके बावजूद आपके सिस्टम पे बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती है। So these processes which are being executed by automatically by the system is basically called as system processes। और जब कभी आप अपना कोई एप्लीकेशन रन कराएंगे तो वो भी एक प्रोसेस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होने लगेगा, तो दैट वुड बी कॉलिंग एज यूजर प्रोसेसेस। तो ये दो कैटेगरीज होती है प्रोसेसेस की, यूजर प्रोसेसेस एंड सिस्टम प्रोसेसेस। ये समझ में आया? यस सर। कि यूजर प्रोसेस क्या होता है और सिस्टम प्रोसेस क्या होता है। तो कुल मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों तरीके की प्रोसेसेस को हैंडल कर सके, उन्हें मैनेज कर सके बेसिकली। ओके, तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने ये देखा कि आपके सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को क्रिएट कर सके, प्रोसेसेस को डिलीट कर सके। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट सस्पेंड और रिज्यूम कर सके। सस्पेंड और रिज्यूम का मतलब क्या हुआ? एक प्रोसेस आपने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया, अब वो प्रोसेस आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता था तो वो आईओ डिवाइस के पास चला गया। तो ऐसे किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय पे सीपीयू कुछ नहीं कर रहा, तो सीपीयू दूसरा प्रोसेस लेकर आ जाता है, क्योंकि सीपीयू को आइडल हमें करना ही नहीं है। सीपीयू को आइडल करने का मतलब बैठ के अगर इंतजार करना शुरू कर दिया सीपीयू ने तो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस खत्म हो जानी है। तो इसीलिए सिस्टम कभी भी सीपीयू को वेट करने नहीं देता, सिस्टम कभी भी सीपीयू को आइडल बैठने नहीं देता। इसी वजह से दूसरी प्रोसेस को पिक कर लिया जाता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में एक प्रोसेस जो आईओ ऑपरेशन के लिए थी वो वेटिंग मोड में चली गई और दूसरा प्रोसेस आपने टेक ओवर कर लिया। अब जब आपका आईओ ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो आपकी प्रोसेस वेट मोड से वापस रिज्यूम की जाएगी, वापस उसे कंप्लीट करने के लिए प्रोसेसर में क्यू अप किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ प्रोसेस सस्पेंड हो रही है, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है। तो प्रोसेस के सस्पेंशन से लेकर प्रोसेस को रिज्यूम कराने तक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है, ताकि वो हर तरीके की प्रोसेसेस को हैंडल कर सके। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर।
चलिए आगे चलते हैं। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके प्रोसेसेस की? it is going to provide the provision and mechanism for process synchronization. What is the meaning of synchronization? What do you mean by process synchronization? सर एक प्रोसेसेस के मतलब अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो जब भी वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट अगर हो रहे होंगे तो उनके बीच में मतलब एक प्रकार से लिंक इस्टेब्लिश करना, एक साथ वो एग्जीक्यूशन मेंटेन कर सकें सिंक्रोनाइज तरीके से। अगर एक सब प्रोसेस का डेटा दूसरे को रिक्वायर्ड हो गया तो सर मतलब ये प्रोसेस सब प्रोसेस जो है P0 वो एग्जीक्यूट हो करके दूसरे को दे दे और दूसरा फिर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, देन आगे प्रोसीड हो, कुछ इस प्रकार से सर। कुल मिलाकर जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लैशेस को अवॉइड करना। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस जब एग्जीक्यूट कर रहे हो मोर देन वन प्रोसेसेस। ये बड़ी क्लियर सी बात है कि इफ देयर वुड बी अ सिंगल प्रोसेस, अगर सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी तो किसी से उसका कोई क्लैश कभी नहीं होने वाला। हाँ, किसी से उसका कोई भी क्लैश नहीं होने वाला अगर एक सिंगल प्रोसेस रन कर रही है। बट हम एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब देयर माइट बी मोर देन वन प्रोसेसेस व्हिच मे बी इन एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम। सो सिंक्रोनाइजेशन की बात तब आती है तब जब आप एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक समय पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक समय पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इनके एग्जीक्यूशन के समय होना ये चाहिए कि किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कभी भी किसी दूसरी तीसरी या जितनी भी प्रोसेसेस साथ में एग्जीक्यूट कर रही हैं उनमें से किसी के भी एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब ना तो करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे के एग्जीक्यूशन से डिस्टर्ब होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को मेंटेन करने को ही यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कहा जा रहा है। और इसी सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। So within process management module, the operating system manages proper mechanisms, proper methods to ensure process synchronization while multiple processes are being executed at the same instance of time. Is it clear? यस। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस जब साथ में रन कर रही हो तो सिस्टम हैंग कर जाता है। आपने देखा होगा कि आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि सिस्टम पे कुछ करने पर, सिस्टम के डेस्कटॉप पे कोई इवेंट करने पर, कोई फाइल के साथ कोई कैलकुलेशन या कोई इवेंट करने पर सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता। और ऐसी सिचुएशन में आप थक हार के क्या करते हैं, सिस्टम को पावर ऑफ कर देते हैं ताकि सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कभी जब आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे तो कहा जाता है कि सिस्टम हैंग कर गया है। तो अल्टीमेटली सिस्टम हैंग इस वजह से कर जाता है क्योंकि प्रोसेसेस जो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आइसोलेटेड मैनर में या सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और एक साथ एग्जीक्यूट होने की वजह से एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब करना उन्होंने शुरू कर दिया और डिस्टरबेंस इस हाई लेवल पे हो गया कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस पहली प्रोसेस, कुल मिलाकर सारी प्रोसेसेस का रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सिस्टम हैंग कर जाता है और सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में बोला जा सकता है। डेडलॉक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑपरेटिंग सॉरी डीबीएमएस में। यस, सो डेडलॉक्स जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है अगर आप प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस को प्रॉपरली हैंडल या सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो इस तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल दीज एक्टिविटीज इन द सिस्टम। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Coming to the next function as well as the next component of the operating system. अभी हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे. सेकंड जो पार्ट है वो आपका बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट है. तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिक पार्ट है. इसे हम यहाँ पर दो अलग अलग हिस्सों में डिस्कस करेंगे. एक मेन मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज. तो मेन मेमोरी आप जानते हैं, लॉजिकल मेमोरी, वो स्पेस, वो स्टोरेज जहां पर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के समय रखा जाता है. जिसे आप लोग रैम कहते हैं, मेन मेमोरी कहा जाता है. हाईली इंटरैक्टिव मेमोरी है. कोई भी प्रोसेस जब रेडी की जाती है तो उसे मेन मेमोरी में रखा जाता है और प्रोसेसर वहीं से प्रोसेसेस को पिक करता है. इसे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है. तो कुल मिला के जब आप मेन मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप पूरे रन टाइम एनवायरनमेंट को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉट एवर इट इज रनिंग इट इज अवेलेबल इनटू द मेन मेमोरी. इवन आपका जो डेस्कटॉप आपको दिख रहा है आपके सामने, वो जो कलरफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है, वो भी इस वजह से दिख रहा है क्योंकि आपके डेस्कटॉप का जो भी एनवायरनमेंट है वो आपकी रैम पे अवेलेबल है, आपकी मेन मेमोरी पे अवेलेबल है. और यही कहा जाता है ना कि मेन मेमोरी को लोड में जब आप सिस्टम ऑन करते तो मेन मेमोरी एग्जीक्यूट करती है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एग्जीक्यूट करता है बूटिंग की प्रोसेस पे और वो मेन मेमोरी में लोड होता है. तो मेन मेमोरी में लोड हुआ, इसी वजह से आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है. तो कुल मिलाकर मेन मेमोरी के प्रोसेस मैनेजमेंट की जहां तक बात है, ये पूरे के पूरे रन टाइम एनवायरनमेंट को मैनेज करता है आपके कंप्यूटर की. बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. So basically, this module is responsible for managing the storage, the main memory that can be accessed directly by the CPU. तो क्योंकि यही वो मेमोरी है ना, सीपीयू को तो पता ही नहीं होता कि आपके सिस्टम पे कोई सेकेंडरी स्टोरेज भी है. वो जो कुछ उठाता है वो आपकी मेन मेमोरी से उठाता है, जो कुछ लिखता है वो मेन मेमोरी पर ही लिखता है. तो अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस प्रोग्राम को उसने कहाँ से उठाया होगा? मेन मेमोरी से ही उठाया होगा. इसलिए किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले उसे मेन मेमोरी पे लोड करना कंपल्शन हो जाता है. तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस मेन मेमोरी. सो it keep track of all the parts into the memory of the execution program. तो आपका जो प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम का वो जो रेलेवेंट पार्ट जिसे एग्जीक्यूट करना है, उसे मेन मेमोरी पे लोड करना, उसे मैनेज करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है. अब ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोसेस से रिलेटेड हर एक चीज, तो कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी पे लेकर आई जाएगी, प्रोसेस का कौन सा मतलब कौन से पार्ट को लाया जाना है, उस कितनी मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, मेन मेमोरी जो बची हुई है वो कौन से प्रोसेस को अलोकेट करनी है, किस प्रोसेस से वापस लेनी है. तो ये सारा मैनेजमेंट कौन डिसाइड करता है? डेफिनेटली द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये क्या करता है? जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी उस प्रोसेस को ये मेमोरी एलोकेट करता है और जिससे जिसका एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका होता है उससे मेमोरी को वापस टेक बैक करता है, डीएलोकेट भी करता है. सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट द प्रोसेस मैनेजमेंट, द मेन मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम is responsible for managing the main memory space in particular. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलिए,